अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो में हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे जो एसएलसीपी में हमें कवर करना होता है। जैसे हमने 3 थीम्स इसकी डिस्कस की थी कि फैसिलिटी प्रोफाइल से लेकर टर्मिनेशन तक लेवल 1 है, और फैसिलिटी प्रोफाइल से लेकर मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप करते हैं तो आप लेवल 2 स्टेप 2 अचीव करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं स्टेप 3 अचीव करें तो आपको अबव एंड बियॉन्ड भी करना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे कि किस टाइप का डेटा ये हमें कलेक्ट करना पड़ता है, और ये पास्ट 1 ईयर का डेटा हमें इसमें इनपुट करना पड़ता है पूरे 1 साल का। ठीक है। अब देखें, फैक्ट्री प्रोफाइल में आपकी फैसिलिटी इंफॉर्मेशन है, आपका प्रोसेस क्या है, आपकी फैक्ट्री का नाम क्या है, क्या लोकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आवर्स ऑफ ऑपरेशन, कि आप लोग कितने घंटे काम करते हैं, डे नाइट में कितनी शिफ्ट हैं, ये सारी चीज़ें। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर के फॉर्म में सारा मेंशन होता है। वर्कर डेमोग्राफिक, मैन कितने, वुमेन कितने हैं, और लेवल वाइज कितने आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, डे में कितने, नाइट में कितने, तो सारी कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। नेशनलिटीज़, आपके पास कोई फॉरेन माइग्रेंट वर्कर्स तो नहीं है, पाकिस्तानी, इस तरह से। लैंग्वेजेस आपको पता होनी चाहिए। ऑपरेटिंग लाइसेंस होते ही हैं, NTN, KCCI, ये सारी चीज़ें। बिल्डिंग सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेशन आपने कौन सी की है, गॉड से, GRS है, हेग इंडेक्स है। स्पेशली फोकस करते हैं ये सोशल से रिलेटेड। प्रोसेस इंफॉर्मेशन, आपका क्या प्रोसेस है, कट टू पैक है, प्रोसेसिंग है, होम टेक्सटाइल है, या फिर सॉक्स का है, इस तरह से आपके प्रोसेस है। फैसिलिटी टाइप आप बताएंगे, सर्टिफिकेशन अगेन आप बताएंगे, और कैपेसिटी कितनी है, आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, और आप अभी करंटली कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। ये अगर आप फिल करते हैं तो आप फैक्ट्री प्रोफाइल फिल कर लेंगे अपनी। उसके एक्चुअली इतने नंबर नहीं होते फैक्ट्री प्रोफाइल के, लेकिन अब यहाँ से असल चीज़ें स्टार्ट होती हैं रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग से। तो यहाँ से आप एज डॉक्यूमेंटेशन का क्या प्रोसेस है, आप NIC लेते हैं, आप बर्थ सर्टिफिकेट के साथ करते हैं, आप जो है वो फॉर्म कोई गवर्नमेंट का इस तरह लेते हैं कि जो कि उसकी एज वेरीफाई हो सके। अमूमन लोग NIC लेते हैं। उसका मिनिमम एज आपके पास कितनी है, 18 है या फिर आप 20 पे कंसीडर करते हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद रेमीडिएशन, अगर कोई आपके पास इस तरह का आ जाता है जो कि मिनिमम वेज है, आप उसको किस तरह प्रिवेंट करेंगे। अगर कोई इस तरह का चांस होता है तो आपके पास प्रोसीजर बना हो। उसके बाद चाइल्ड लेबर आपके पास जो है होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, और उसका आपने क्या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखा हुआ है, आप किस तरह से उसको प्रिवेंट कर रहे होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन की क्या पॉलिसी है, मैन के लिए, वुमेन के लिए, या फिर अमंग्स वर्कर्स, या फिर अमंग्स लेवल, डिफरेंट लेवल के लोगों को आप किस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। डिसेबिलिटी में आपने कितना प्रोपोर्शन रखा हुआ है, कितने लोगों को आप इंटरटेन कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो इलनेस इन्फेक्शन के लिए आप लोगों को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस किस तरह की आपकी, आप कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं, प्रोबेशन पीरियड पे देते हैं, आप जो हैं वो 1 ईयर के बाद परमानेंट करते हैं, 6 मंथ के बाद परमानेंट करते हैं, 3 मंथ के बाद करते हैं, सारी डिटेल। उसके अलावा ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप के हवाले से आपके पास कितने लोग अभी मौजूद हैं, उनको आप क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। फोर्स लेबर जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और आपके पास उनको रोकने के लिए क्या तरीक़ेकार है, और आप किस तरह डिपार्टमेंट में चेक कर रहे होते हैं कि जो फोर्स लेबर में जो कि ज़बरदस्ती उनसे ओवर टाइम लिया जा रहा हो तो उसको आप कैसे लिमिट कराते हैं। ठीक है। उसके अलावा फॉरेन माइग्रेंट वर्कर अगर आपके पास हैं तो उसको क्या आपने प्रोटोकॉल रखा हुआ है। रिकॉर्ड कीपिंग आप किस तरीके से कर रहे हैं, आपके पास ऐप है, ERP है, फाइल सिस्टम है, और प्रोबेशनरी पीरियड आपने कितना सेट किया हुआ है, 3 महीने, 6 महीने, साल, डिपेंड कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये अगर आप फिल करते हैं तो रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग में आप कर लेंगे, और इसमें साथ साथ डॉक्यूमेंट भी अटैच करते रहेंगे कि हम ये चीज़ इस तरह से कर रहे हैं। उसके वर्किंग आवर्स पर अगर हम आ जाते हैं, वर्किंग आवर के रिकॉर्ड आपके पास पेरोल बना हुआ होना चाहिए। आपके पास रेगुलर आवर्स कितने हैं, ओवर टाइम की कैलकुलेशन किस तरह कर रहे हैं, ट्वाइस पे कर रहे हैं, सिंगल पे कर रहे हैं, टोटल वर्किंग आवर्स कितने हैं आपके पास, आप ब्रेक कितनी दे रहे हैं लोगों को, और ब्रेक की पेमेंट कर रहे हैं या फिर नहीं, रेस्ट डे गैजेटेड हॉलीडे पे दे रहे हैं या फिर नहीं, पूरे साल में कितने रेस्ट डे दे रहे हैं। फोर्स ओवर टाइम तो आप नहीं लगवा रहे लोगों से, या फिर आप वॉल्टियरली उनको कहते हैं कि आप ओवर टाइम लगाएं। और अगर कोई इस तरह का सर्कमस्टेंसेस आ जाता है जिसमें वर्कर और मैनेजमेंट की तरफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसको आपने कैसे रिजॉल्व करना है। उसके बाद वेजेस एंड बेनिफिट का सेक्शन है, उसमें जो है वो मिनिमम वेज आपको पता होनी चाहिए, आपके पास सारे उसके रिकॉर्ड होने चाहिए। कोई जिस भी रीजन में आप आ रहे होते हैं उसका
उस रीजन का रेफरेंस आपको होना चाहिए कि मिनिमम वेज कब अपग्रेड हुई है और अभी क्या चल रही है। ऐसा नहीं आपने कहते कि सर 25,000 तो चल रही है लेकिन इसका नोटिस नहीं, हमारे पास नोटिस ज़रूर होना चाहिए, मैनेजमेंट को साइन होना चाहिए, वर्कर को डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद ओवर टाइम वेज किस तरह आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सैलरी लोगों की क्या बना रहे हैं, अदर प्रीमियम पे अगर आप ओवर टाइम भी दे रहे हैं, बोनस भी दे रहे हैं, ग्रेजुएटी या फिर पीएफ फंड दे रहे हैं, या फिर आप बोनस या फिर इसके अलावा आप चीज़ दे रहे हैं, तो उसके अदर चीज़ें आप क्या दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोनस है, आप साल में 2 बोनस दे रहे हैं, 3 बोनस दे रहे हैं या 1 बोनस दे रहे हैं, आपका डिपेंड करेगा कितने प्रॉफिट हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है बोनस। वेजेस पेमेंट किस तरह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सैलरी आप कैश दे रहे हैं, अकाउंट में दे रहे हैं, ज़्यादातर लोग अकाउंट में ही देते हैं, अकाउंट में ही देनी चाहिए। और किस डेट पे आप दे रहे हैं, लोन और एडवांस का क्या है, डिडक्शन आप किस तरह से कर रहे हैं, कोई बंदा लेट आ रहा है या फिर कोई जल्दी जा रहा है, उसके आप किस तरह से डिटेक्शन करें, वो सारा बताएंगे। परफॉर्मेंस को एवेलुएट कैसे करेंगे कि 2 लोग आएँ और 6 महीने के बाद उनकी परफॉर्मेंस कहाँ पे खड़े हैं वो लोग। पीस रेट वर्कर जो कि आपके डेली वेजेस वाले होते हैं, उनको आप क्या रेट दे रहे होते हैं, उनका भी लॉ में ये है कि उनका लॉ है कि आपने उनको मिनिमम वेज से ज़्यादा देना है, या फिर उनका एक सेपरेट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसके बाद ग्रेड वाइज वेजेस क्या है, लेवल 6 को आप क्या दे रहे हैं, अगर आपके पास ग्रेड बने हुए मिसाल के तौर पे सुपरवाइज़र है या फिर इंचार्ज, ऐसा तो नहीं है कि इंचार्ज की सैलरी कम है, सुपरवाइज़र की ज़्यादा है, अगर ज़्यादा या फिर कम है उसको आपने किस तरीके से जो है वो मैनेज किया हुआ है सारी चीज़ें। उसके बाद सोशल इंश्योरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईओबीआई और सेसी आप किस तरह से लोगों को काट रहे हैं, उनको बेनिफिट दे रहे हैं या फिर नहीं। इन काइंड बेनिफिट में आपका ट्रांसपोर्ट आ जाता है, चाइल्ड केयर फैसिलिटी आ जाती है, लीव्स आपकी होनी चाहिए, वैसे तो लॉ में 40 कहती हैं, लेकिन आपकी जो है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी आप अनपेड कैश करा रहे हैं, और अगर आप लीगल रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे तो आप उसके लिए क्या अपनी स्ट्रेटजी आपने अपनाई हुई है, या फिर आपने क्या रेमेडिएशन प्लान अपना अपनाया हुआ है कि हम जो है वो चेक इन बैलेंस रखते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपकी वेजेस एंड बेनिफिट में आ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। अब देखें वर्कर ट्रीटमेंट में हम क्या देख रहे होते हैं कि आप वर्कर को किस तरह से जो है वो ट्रीट किया जाता है उनको। तो एसएलसीपी के पोर्टल पे आपने इस तरह की प्रैक्टिस अपनी शो करानी होती है कि भाई हम जो है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते और सबको जो है वो नॉर्मली ट्रीट कर रहे होते हैं, और अच्छे से उनके जो है वो उनको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो तरक्की करें और वो अच्छी अर्निंग कर सकें, ठीक है। तो वायलेंस ऑन थ्रेट, या अगर आपके पास ग्रीवेंस प्रोसीजर किस तरीके का बना हुआ है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या आपकी फ्रिक्वेंसी है, कितने लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और अगर कोई वहाँ पे चीज़ आती है तो कौन उसको मॉनिटर कर रहा है, कब कब आप बॉक्सेस के ज़रिए कर रहे हैं या फिर आप ईमेल के ज़रिए कर रहे हैं, किसी की भी कंप्लेन है उसको आप किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। फिज़िकल फोर्स, अगेन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपने बनाई हुई होनी चाहिए कि सबको जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट करें, और कोई ऐसा नहीं है कि वो जो ग्रीवेंस प्रोसीजर है वो हेल्पर के लिए नहीं है, वो सिर्फ सुपरवाइज़र इंचार्ज के लिए, लेवल के लिए। हरासमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए, उसमें अमल दरामद होना चाहिए। कोई इस तरह का केस अगर आया तो आपने उसको किस तरीके से जो है। उसके अलावा विसिल ब्लोइंग पॉलिसी भी एक लोग कर रहे होते हैं कि अगर वो समझते हैं कि ये चीज़ सही नहीं हो रही तो वहाँ पे वो उसका प्रोसीजर के तहत जो है वो मैनेजमेंट तक अपनी बात पहुंचाते हैं। डिसिप्लिन आपने कैसे मेंटेन किया है, सिक्योरिटी पर्सनल आपके मौजूद हैं नहीं, अगेन आपने प्रमोशन किस तरह से कर रहे हैं। 2 लोग आए हुए हैं, दोनों को 6 महीने हुए हैं, लेकिन एक की परफॉर्मेंस डाउन है और आप आपने उसी को ही प्रमोट कर दिया, तो वहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। ट्रेनिंग का एक्सेस है या नहीं, एक्सटर्नल कोई ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को भेज रहे हैं, एक अच्छा माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर नहीं। डिसेबिलिटी जिनको है उनके साथ आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, और जिनको अगर कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई इलनेस है उनका आप इलाज करवा रहे हैं, या फिर उनको आप किस तरह से उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके अलावा सजेशन बॉक्स जो है आपने हर जगह लगाए हुए हैं, लोग अपनी राय भी इजहार करते हैं, या फिर आप सिर्फ उनको चीज़ें बता देते हैं और वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, यानी लोगों का आपने अपॉर्चुनिटी दी है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। आपने इसमें यहाँ पे एविडेंस लगाने हैं, अटैचमेंट करनी होंगी और सब कुछ लगाना होगा, ठीक है। उसके अलावा वर्कर इन्वॉल्वमेंट में आपने क्या है, आपके पास एसोसिएशन बनी हुई है या फिर नहीं, वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल है, हेल्थ एंड सेफ्टी की कोई इस तरह से बनी हुई है, केमिकल मैनेजमेंट को डील करने के लिए बनी हुई है, या फिर
सोशल अगर कोई लोगों को मसला आता है तो उसके लिए आपने कौन सी एक कमेटी बनाई हुई है जिसमें वो लोग आके बैठते हैं और डिस्कस करते हैं, और वो उनके मसले हल हो रहे हैं या फिर नहीं, वो कितनी इफ़ेक्टिव है, उसमें वर्कर की पार्टिसिपेशन कितनी है, मैनेजमेंट की पार्टिसिपेशन कितनी है। अगर आपके वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल है उसमें वर्कर और मैनेजमेंट के लोग कितने कितने, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट कर रहे होते हैं, उनके इलेक्शन किस तरीके से करा रहे हैं, फेयर करा रहे हैं या फिर कोई उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास जो है वो एक्सटर्नल असिस्टेंस किस तरीके से हो रही है वहाँ पे चीज़ों की, ये सारा आपने रिकॉर्ड रखना है, और वर्कर का फीडबैक भी आपने लेते रहना है कि ये, जैसे अगर आपने कोई मीटिंग की है तो वहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग आपने नोटिस बोर्ड पे भी शाया करना है, और लोगों से पूछना भी है कि हम इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए और फर्दर क्या कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी का बड़ा ज़बरदस्त इसमें सेक्शन है और डिटेल्ड सेक्शन है। आप नॉइज़ लेवल मॉनिटर कर रहे हैं, आपका पास जो है वो एयर क्वालिटी की क्या अपडेट है, लाइटिंग आपके क्या, आपने क्या लक्स चल रहा है हर डिपार्टमेंट का, टेम्परेचर और वेंटिलेशन के लिए आपने क्या प्रिकॉशंस आपने किए हुए हैं, आपने क्लीनिनेस के लिए क्या इस तरह की फ्रीक्वेंसी की हुई है, किस तरह का हाउस कीपिंग स्टाफ आपने हायर किया हुआ है, आपने रेस्ट रूम का एक्सेस दिया है, अपनी ड्रिंकिंग वाटर की टेस्टिंग आपने कराई हुई है, उसको इंश्योर कराया है कि वो सारे पैरामीटर विद इन द लिमिट हों। बिल्डिंग सेफ्टी आपने किस तरीके से की हुई है, के फॉर्म आपने किया हुआ है, आपने जो है वहाँ पे प्रॉपर इमरजेंसी एग्ज़िट रूट बनाए हुए हैं, प्रॉपर फ्लोर मार्किंग आपने की हुई है, या इमरजेंसी लाइट्स आपने लगाई हुई हैं प्रॉपर तरह से। परमिट टू वर्क का आपका क्या प्रोसेस है, हॉट वर्क है, कोल्ड वर्क एट हाइट है, या फिर कोई और इस तरह एक्टिविटी होती है उसको आप कैसे मॉनिटर कर रहे हैं। एलिवेटर की इंस्पेक्शन, अगर आपके पास कोई लिफ्टिंग इक्विपमेंट है उसकी आपने पास पहले तो आपने कॉम्पिटेंट लोग हायर करने हैं ताकि जब वो यूज़ करें तो ये एक बड़ी डेंजरस चीज़ है, उसको प्रॉपर तरह से यूज़ करें। उसकी इंस्पेक्शन आपने कराई हुई है। एस्बेस्टोस तो आपके पास कहीं नहीं लगा हुआ, अगर लगा हुआ है तो उसको आपने गेट रिड करने का क्या तरीका है और किस तरह से आप करें। रिस्क असेसमेंट आपने हर डिपार्टमेंट का किया हुआ है, आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है क्या क्या हैज़र्ड्स हैं, उसको कौन उसका कौन रूट कॉज एनालिसिस करेगा, वहाँ पे कौन करेक्टिव एक्शन लेगा और वो कितना इफेक्टिव है, और उसका रिस्क करेक्टिव एक्शन लेने से पहले रिस्क लेवल क्या था और बाद में क्या लेवल होगा, और ये सारी चीज़ें करने का कौन ज़िम्मेदार है, और आपने लोगों को ट्रेनिंग दी हुई है या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने रिस्क असेसमेंट का एक डॉक्यूमेंट बना के अपने पास रखा है। उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी आपने बनाई हुई है, लोगों को डिलीवर की हुई है, अपने इंटरेस्टेड पार्टीज़ को दी है या फिर नहीं। उसके बाद जो फ्लेमेबल और कंबस्टेबल मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसके पास क्या आप सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहे हैं, आप वेल्डिंग करवा रहे होते हैं वहाँ पे, अराउंड आप कितने फिट एरिया को एवैक्यूएट करते हैं और क्या उनको प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं। ठीक है। उसके अलावा वर्कशॉप भी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा वर्कर प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या क्या किया हुआ है, कोई हैज़र्ड ज़्यादा आ रहा है तो आपने उसको किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं, क्या उसकी फ्रिक्वेंसी रखी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक दफ़ा उसको इम्प्लीमेंट करके छोड़ दिया, बार बार आपने उसको चेक करना है। मटेरियल की हैंडलिंग आपने कैसे करनी है, और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एर्गोनॉमिक्स हैज़र्ड आता है कि आपने अपनी बैक और शोल्डर को किस तरह प्रिवेंट करना है, फुट इंजरी को कैसे प्रिवेंट करना है, लिफ्टिंग किस तरीके से करनी इक्विपमेंट की, कितने लोग वहाँ पे, लोडर को आपने क्या सेफ्टी प्रोवाइड की हुई है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में आपने बोनेट शीट लगाई हुई है या फिर रबर मैट आपने दिया हुआ है, या फिर जो उसके प्रोटोकॉल होते हैं वो आपने फुलफ़िल किया हुआ है फिर नहीं। फ़र्स्ट एड का जो चीज़ें हैं वो आपके पास वर्कर को पूरी आपने दी हुई हैं, फ़र्स्ट एडर आपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, वो मॉनिटर करते हैं। कोई मेडिसिन एक्सपायर होती है उसका क्या प्रोसेस है, उसको हैज़र्डस को डिस्पोज ऑफ करते हैं या फिर क्या आपका प्रोसीजर है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्टर, अगर आपके पास कोई काम कर रहा है तो उसके पास आपने क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल दिया हुआ है, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, कि सेफ्टी किस तरह से इंश्योर करा रहे होते हैं। तो अगर आपके पास ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है तो आप इजीली लेवल 3 हेल्थ एंड सेफ्टी में अचीव कर जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी वर्कर को टर्मिनेट कर रहे हैं तो आपके पास क्या है, उसको नोटिस दे रहे हैं या फिर उसने उस किस हद तक जाके आप उसको टर्मिनेट कर देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपने कोई बंदा जा रहा है, उसका रिज़ाइन आपके पास आया है, उसके बाद आपने उससे पूछा है या फिर नहीं, या फिर आपने वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की थी, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हो सकता है कि ऑडिटर जो है आपके वर्कर के इंटरव्यू भी ले सकता है। ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करनी है, उसकी सस्पेंड अगर उसको कर रहे हैं, वर्क फोर्स को रिड्यूस अगर कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस है, अगर एक डिपार्टमेंट में 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है और अगर आप 8 कर रहे हैं तो 2 को आप किस तरीके से जो है वो उनका केस डील करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है,
इलनेस की वजह से अगर कोई बंदा एब्सेंट हो रहा है तो उसके पास आपके क्या प्रोसीजर है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक छुट्टी पे उसको टर्मिनेट कर दिया। कंप्लेंट प्रोसीजर, किसी कोई वर्कर कंप्लेन कर रहा है तो उसको आप किस तरीके से कैटर कर रहे होते हैं, उसकी कंप्लेन पे किस तरीके से आप रिजॉल्व करेंगे, उसको किस तरह से आप जो है उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। उसका मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें प्लान, डू, चेक और एक्ट आता है। आपके पास सारी पॉलिसीज़ मौजूद हैं। आपके पास जो है वो चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर, फॉरेन, डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर, एंटी हरासमेंट की पॉलिसी, हेल्थ एंड सेफ्टी की। जब आप प्लान में आते हैं तो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर आता है, ठीक है। डू में आप क्या कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और मैनेजमेंट सोशल लेबर प्रैक्टिसेस को मैनेज कर रहे होते हैं। चेक आपने क्या करना है, चेक में आपने उसका इंटरनल ऑडिट करना है, उसकी वैल्यूएशन करना है, उसको मॉनिटर करना है, सेल्फ असेसमेंट करते रहना है आपने। डू तो लोग कर लेते हैं लेकिन चेक नहीं कर पाते। और चेक जब आपने करना तो कोई आपने जो है वो ट्रांसपेरेंट ही आपने उसको रखना है ताकि आपकी सिस्टम में फर्दर इम्प्रूवमेंट आए। और आप क्या अपने पास स्टेप ले रहे हैं जो कि आपकी स्टेप बाय स्टेप आप जो है अपना लेवल इंक्रीज़ करते जाएं, ठीक है। वर्कर की सेफ्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको वेजेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़ें। जब तक आप उनको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वर्किंग हेल्दी वर्किंग कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट। उसके बाद अबव एंड बियॉन्ड जो कि आपका लेवल 3 में आ जाता है। अगर आप यहाँ तक कर लेते हैं मैनेजमेंट सिस्टम तक तो आप लेवल 2 तक अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप लेवल 3 आएँ तो आप अबव एंड बियॉन्ड में भी जाएंगे। उसमें आपको डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने क्या किए हैं, मार्केट एक्सेस अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम किस तरह से लोगों को आप जो है वो इस तरह से कर रहे हैं, वेजेस एस्पायरेशन, वेज के अलावा भी आप क्या दे रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी में रिकग्निशन, अगर आपके पास कोई अवार्ड मिला है या फिर आपने कोई इस तरह की एक्टिविटी कराई है तो वो इम्पोर्टेंट। चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन आप किस तरीके से करें, कम्युनिटी में क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल इंगेजमेंट, कोलेबोरेशन, आप अपने इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ कोई कोई प्रोग्राम करें, कोई सेशन करें, उनके लिए ट्रेनिंग अरेंज करें। पब्लिक डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, अगर आपने कोई रिपोर्ट बनाई है उसको आप जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों तक शाया कर रहे हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ, अपनी वेबसाइट पे, अपने कस्टमर के साथ। और कम्युनिटी इम्पैक्ट, आपकी इंडस्ट्री लगने से लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, अगर आप ये सारी चीज़ों के एविडेंस उनको दे देते हैं और कर लेंगे तो या आप स्टेज 3 भी जो है वो कर सकते हैं। इसमें ये है कि 100% टोटल इसकी मार्किंग होती है और आउट ऑफ, अब डिपेंड करेगा आपके सिस्टम पे किस तरह आप अपनी कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन पोर्टल है, तो अगर आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें आपकी बेहतर भी होंगी और आप एयर बाय एयर इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।